आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथ के राजीव प्रकाशन जी के बुक से प्रश्नावली 12.2 का पार्ट 4 करेंगे और पार्ट 4 में हम सब क्वेश्चन नंबर 9 से करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इसके पहले के वीडियो आप लोग देख चुके होंगे क्वेश्चन 8 तक। ठीक है, देख लिए है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत से बच्चे जो घबरा रहे हैं सर सॉल्व नहीं करा रहे हैं, क्यों नहीं सॉल्व कराएंगे जी? क्यों घबरा रहे हैं आप? सब पूरा सॉल्व कराएंगे, कह दिए है ना हम। ठीक है, और जो आपको अवतार दिया जा रहा है उसको कंप्लीट सॉल्व कर लीजिए। अवतार वैसे ही नहीं सॉल्व हो रहा है, उसको सॉल्व कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा तैयारी हो जाएगी। ठीक है, कहीं पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा मैथ में, तो उसको कर लीजिए और सपोर्ट करिए कि साइंस का भी अवतार ही पूरा कंप्लीट करा दे ताकि बेहतर हो सके हर बच्चों के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 को आप देख सकते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है बिल्कुल अच्छे से ना। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। सही है। जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है, इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करके, यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और बेलन की ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। भाई साहब, हमें कंफर्म पता है कि आप सबको जो है बिल्कुल एक क्वेश्चन पल्ले नहीं पड़ रहा है। ठीक है ना? ठीक है बच्चों, क्या पल्ले पड़ रहा है आप सबको ये क्वेश्चन? नहीं ना। देखिए, इस क्वेश्चन को हम जब सॉल्व करेंगे तब पल्ले पड़ेगा, दिमाग में फिक्स होगा कि हाँ किस तरीके से आपको कैसे समझ में आएगा, ये हमें पता है। ठीक है, कैसे आएगा एक बार जो है सब लोग इस वीडियो पे लाइक कर दें और इस क्वेश्चन को पूरा बेहतर तरीके से हम सब सॉल्व करेंगे, सभी बच्चों को समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहले जैसे कर रहा है इसके अकॉर्डिंग तो आप चित्र को बना ले। पहले तो चित्र बनाएंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, तो चित्र बनाइए। क्या कह रहा है पहले? एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। क्या है? शंकु जो है 120 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई है और त्रिज्या जो है 60 सेंटीमीटर है उसका, और एक शंकु सम्मिलित है एक ठोस में। और उस ठोस में क्या क्या है? 60 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या वाला एक अर्धगोला भी आरोपित है, यानी अर्धगोले पर आरोपित है। क्या आरोपित है? ये जो है शंकु। ठीक है, तो पहले तो हम शंकु बना लेते हैं। तो शंकु कुछ इसी प्रकार का होता है। सही है, हमने बना लिया एक शंकु। ठीक है भाई साहब, कुछ शंकु का आकार का नहीं लग रहा है क्या? लग रहा है कि नहीं? अगर नहीं भी लग रहा है तो भी काम चलाइए, ऐसा नहीं है बिल्कुल शंकु ही बना दे। ठीक है, शंकु का आकार का है। इसका ऊंचाई भाई साहब क्या दिया हुआ? इसकी ऊंचाई यही होता है, ये पूरा पूरा व्यास होता है। सही है ना? और आधा क्या होता है? त्रिज्या होता है। इतना जो होता है त्रिज्या। इस शंकु की ऊंचाई क्या दिया हुआ है? यच से जिसको डिनोट करते हैं। यच क्या दिया हुआ है जी? 120 सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर। सही है। और त्रिज्या इसका जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। सही है। आर इक्वल टू क्या दिया हुआ है जी? 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। किस पर आरोपित है? ये जो है एक अर्धगोले पर आरोपित है। क्यों ना हम यहाँ पर एक अर्धगोला भी बना ले ताकि आप सबको समझ में भी आ जाए। और कुछ थोड़ा सा दिक्कत से अर्धगोला बना दी, बट कोई नहीं, ये आपका अर्धगोला बन चुका है। और इस अर्धगोले का जो है त्रिज्या क्या है भाई साहब? इस अर्धगोले का भी त्रिज्या यही बनेगा, यहीं पर बनेगा अर्धगोले का। अगर इधर लेना चाहते हैं तो इसका इधर भी त्रिज्या ले सकते हैं, बट काम ही नहीं है हमको इधर लेने का। काम रहता तो हम लेते हैं। सही है ना? काम नहीं है तो यही त्रिज्या लेंगे। और इसका भी त्रिज्या देखिए क्या कह रहा है? 60 सेंटीमीटर। जितना इसका त्रिज्या था इस शंकु का, उतना ही इसका त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, मतलब आर का मान 60 सेंटीमीटर। आर हम कॉमन लेंगे बहुत ही आसानी से। आगे क्या कर रहा है? इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। वाह, क्या भाई साहब, देखिए क्या कह रहा है कि कह रहा है एक बेलन का आकार का है, उसमें पूरा पानी भरा हुआ है। ठीक है, बेलन का आकार का आप देख समझते हैं बेलन किस आकार का होता है, उसमें पूरा पानी भरा हुआ है। क्या कर रहे हैं? इस ठोस को जिसमें शंकु है और अर्धगोला है। ठीक है,
उस पानी में ही डाल दे रहे हैं, उस यानी उस बेलन में ही डाल दे रहे हैं। कुछ इस प्रकार हमने बेलन में डाल रहे हैं। वो क्या कर रहा है, बेलन की तली से, ये बेलन का तली है, सही है, समझिएगा, ये बेलन का तली है, ये बेलन क्या तली है, सही है, ये बेलन आपका बना रहे हैं, समझिएगा, ये बेलन है आपका, ये बेलन में जो है डुबा दिया गया, ठीक है, ये बेलन में डाल दिया गया, ठीक है, ये बेलन में क्या हुआ, डाल दिया गया है, और इस बेलन की तली से सटा हुआ, बेलन की बिल्कुल तली से सटा हुआ, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, डाल दिया गया। उसके बाद तली से स्पर्श करें। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, क्या भाई साहब, इसकी भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर दिया है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही आसान हो गया। इसकी भी त्रिज्या क्या है, इस बेलन की जो पूरा बेलन है, इसकी भी त्रिज्या हम यही लेंगे, r = 60 सेंटीमीटर। यहाँ आप लिख भी सकते हैं, यहाँ हम लिखेंगे जिसकी त्रिज्या है, ठीक है, इसकी भी त्रिज्या क्या हो गई, 60 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। और ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई पूरी क्या है, 180 सेंटीमीटर है, ठीक है। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर, मतलब ये भी इसका एच 180 सेंटीमीटर, और यहाँ पर एच जो है 120 सेंटीमीटर। इसको मतलब हम कुछ और माने, क्या माने, H2 माने। बेलन की ऊंचाई को, ये जो है बेलन की ऊंचाई है, ये पूरा बेलन की ऊंचाई है, तो बेलन की ऊंचाई को हम क्या मान लेते हैं, H2 = क्या ले लें, कितना दिया, 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर, समझ पाए ना। तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है कि बेलन में अब कितना शेष पानी बचा हुआ है, जब उसमें ये जो ठोस डाला गया शंकु का और अर्धगोले का आकार का है, भरे हुए पानी, बेलन में पानी जो जितना जो पानी भरा हुआ था बेलन में, उसमें डाल दिया गया, कुछ तो अब पानी बाहर आ जाएगा, सही है ना। अब उसमें कितना क्या कर रहा है, में तो बेलन में शेष बचे हुए पानी का आयतन, यानी बेलन में शेष बचे हुए पानी का आयतन ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात होगा, बेलन में शेष बचे हुए पानी का आयतन ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस बेलन के पूरे आयतन में से, ठीक है, भरा हुआ था पानी, बेलन के आयतन में से आपको क्या करना है, इस ठोस के आयतन को घटा देना है, ठीक है। क्या करेंगे, ठोस के आयतन को घटा देंगे। और ठोस में क्या क्या है आपका, शंकु है और अर्धगोला, मतलब शंकु और अर्धगोले के आयतन को जोड़कर हम क्या करते हैं, बेलन के आयतन में से घटा देते हैं बहुत ही आसानी से। तो जो हमको मिला पहले उसको हम लिख दें, उसके बाद घटाते हैं, ठीक है। क्या क्या मिला, बेलन यहां से लिखेंगे हल, ठीक है, बेलन व शंकु एवं, क्या गलत लिख दिए क्या, ये जो है शंकु लिखा है, शंकु सही है ना, इसको काट दीजिए। बेलन व शंकु एवं अर्धगोला लिख सकते हैं, अर्धगोला, ठीक है। इन तीनों का त्रिज्या, बेलन, शंकु और अर्धगोले का त्रिज्या, जिसको हम r से डिनोट करते हैं, तीनों का समान ही है, कितना है, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। इतना लिखना बहुत ही अनिवार्य है, ताकि बेहतर होता है, एग्जामिनर जब चेक करते हैं देखते हैं किस तरीके से बच्चे ने लिखा है। उसके बाद जो है शंकु की ऊंचाई को लिख लेते हैं, शंकु की ऊंचाई को हम H1 ले लेते हैं, बेहतर रहेगा, ठीक है। ओहो कितना गलती करते हैं, शंकु की ऊंचाई हम ले लेते हैं, कितना ले ले भाई साहब, शंकु की ऊंचाई हम ले लेते हैं, शंकु की ऊंचाई 120, जिसको हम H1 से डिनोट करें, H1 ये बना ले तब बेहतर, कितना, 120 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक, 120 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद बेलन की ऊंचाई को हम H2 से डिनोट किए हैं, बेलन की ऊंचाई को हम किससे डिनोट किए हैं, H2 से डिनोट किए हैं, कितना है, 180 सेंटीमीटर, हमने लिख लिया 180 सेंटीमीटर, बहुत ही बेहतर है। जो था इसमें हमने लिख लिया। अब आपको बहुत ही आसानी से सॉल्व करना है, क्या भाई साहब, सॉल्व करना है। अब हमको निकालना है क्या,
हमको निकालना शेष बचे हुए पानी का आयतन बेलन में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं शेष, यहाँ पर अब लिखकर, अब शेष बचे हुए पानी, ठीक है, का आयतन। ठीक, शेष बचे हुए पानी का आयतन ज्ञात करने के लिए हमको क्या 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 करना पड़ेगा, बेलन के आयतन में से, ठीक है, बेलन का आयतन में से क्या घटाना पड़ेगा, इस ठोस, किस ठोस को, जो शंकु और अर्धगोले से मिलकर बना हुआ है। मतलब हम किसको घटा दें, शंकु का आयतन प्लस में जोड़कर अर्धगोले के आयतन को, अर्धगोले का आयतन। पहले तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे तब घटाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, तो पाई आर स्क्वायर एच यही होता है। और बेलन का ऊंचाई हम किससे लिए, h2 से लिए, तो हम यहाँ h2 करेंगे ना, h की जगह h2 कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस है तो माइनस कोष्टक में सॉल्व करेंगे। देखिए शंकु के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वह क्या भाई साहब होता है, तो यहाँ से देखिए शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। और शंकु के आयतन में हम ऊंचाई h1 लिए हैं तो हम h1 कर देते हैं। प्लस में अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। और आप सबको याद होना चाहिए तभी बेहतर होता है। ठीक है, इतना हो गया। अब सॉल्व करिए कुछ, और पाई का मान इसमें कुछ कहा नहीं ना है, पाई का मान 22/7 ही रखना है, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम कुछ करते हैं, क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लीजिए तीनों में से, इन सब में से कॉमन ले लीजिए। देखिए क्या कॉमन आपको मिल रहा है, तो कॉमन क्या भाई साहब, इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, आसानी से पाई आपको कॉमन मिल गया, पाई कॉमन मिल गया। आर स्क्वायर इसमें भी, आर स्क्वायर इसमें भी, आर क्यूब है इसमें, यानी आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, इसमें एक आर ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं, आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर बचेगा आपका H2। ठीक है, तो हम H2 रखेंगे, यहाँ पर बचा आपका H2 माइनस में, अब देखिए यहाँ पर बचा आपका 1/3, सही है। ये पाई कॉमन में, आर कॉमन में, H1 बचा, तो यह गुणे H1 लिख सकते हैं। ठीक है, सही है कि कहीं दिक्कत है, कोई नहीं। कोष्टक में इसको लिख लीजिए, जो ये वाला है इसको हम कोष्टक में लिख लेते हैं। यहाँ से हम कोष्टक नहीं बनाना चाहिए था, बट कोई नहीं। ठीक है, 1 सेकेंड, यहाँ से भी गलती कर दी, क्या रहने देना चाहिए था, -1/3, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भी कोई, ये हमको लगाना नहीं चाहिए था, इसको हटा दीजिए, ये जरूरी नहीं है, ये ऐसे रहेगा माइनस में 1/3, सही है। ये पाई कॉमन, आर स्क्वायर कॉमन, H1 है ना, तो हम H1 को ही रख देते हैं, गुणे में क्या हो जाएगा H1, तो H1, ये प्लस है तो ये प्लस 2/3 तो रहेगा ही, सही है, 2/3 रहेगा। गुणे में पाई तो कॉमन चल गया, एक आर बचा हुआ तो एक आर हम रख देंगे, सही है ना। यहाँ तक आपको पता चल गया। अब देखिए पाई आर स्क्वायर कॉमन है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। H2 का मान 180, सही है ना, हम रखेंगे 180 माइनस में 1/3 गुणे में H1 का मान, भाई साहब H1 का मान 120, तो 120 हमने किया। ठीक, प्लस में 2/3, सही है, गुणे में इस R का मान 60 सेंटीमीटर, तो हम 60 रख दिए। ठीक, अब कुछ कट रहा है, बिल्कुल ही कट रहा है। देखिए 3 से जो है कट गया, ये 40 बार में 120, 3 से कट गया 60 20 बार में, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपका बचा हुआ क्या है जी, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, कोष्टक में 180, इसका देखिए माइनस में है तो माइनस, एक का गुणा 40 में करेंगे तो 40 मिल गया, प्लस में है 2 का गुणा 20 में करेंगे तो 40 मिल गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। यहाँ पर माइनस रहेगा क्या, 1 सेकेंड,
एक जगह हमसे गलती हो गया है, बट गलती भी होता है ना तो उससे हम कुछ सीखते हैं। अब क्या सीखते हैं बहुत ही बेहतर तरीके से बताएंगे। यहाँ पर कहे हैं एक बार जो बड़ा कोष्टक बना लीजिए, हमने सही कहा था। यहाँ पर बड़ा कोष्टक बनाए होते तो गलती तो नहीं हुआ होता हमसे, कम से कम, सही है ना। अब देखिए यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर हम कोष्टक बना रहे थे, बिल्कुल सही कर रहे थे, और यहाँ पर भी हम कोष्टक बना लेते, सही है ना। अब देखिए जब माइनस का चिन्ह जब गुणा, देखिए 180 तो यहाँ पर था, बट जब ये माइनस का चिन्ह इसमें गुणा होता तो ये कोष्टक था पूरा पूरा ना, तो ये तो माइनस में हो ही गया, सही है। 1/3 ये तो माइनस में हो गया, बट ये भी प्लस था, प्लस माइनस माइनस होगा ना भाई साहब यहाँ, सही है ना। माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस में 40 ये होगा। बहुत बड़ी गलती हो रही थी, बट हम सोचे कहाँ हम गलत कर रहे हैं। ये माइनस में 40 होगा और कोष्टक अब हम बंद कर देंगे, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहीं पर भी दिक्कत नहीं है। अब मान को आप रख सकते हैं, ठीक है, मान को रखेंगे, पाई का मान 22/7 ही रखेंगे, 22/7, ठीक। गुणे में आर का मान क्या है, आर का मान 60 है, और 60 का स्क्वायर करने के लिए कर रहा है। अगर 60 का स्क्वायर करेंगे तो 6 छक्के 36, 3600 हो जाएगा, 3600, ठीक। कोष्टक में अभी सॉल्व करें, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। अब देखिए माइनस माइनस 80 हो जाएगा, 180 में से अगर 80 को घटाते हैं तो 100 बचेगा, यानी यहाँ पर इंटू में या गुणे में, यानी गुणे 100 बचा, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं ना। अब देखिए सॉल्व कर लीजिए, क्या सॉल्व करेंगे हम बताते हैं आपको। इसका डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, 22, 36, 1 का जब गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, गुणा करके दिखा दें या डायरेक्ट लिख दें, ठीक है, डायरेक्ट लिख देते हैं, आपको मिल जाएगा 792, ठीक है, 792 जब गुणा करेंगे, गुणा कर सकते हैं 22 और 36 का गुणा कर दीजिएगा, 792 मिल जाएगा, ठीक है। 22 और 36 का गुणा करेंगे 792 मिलेगा। अब देखिए 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो बढ़ा देते हैं, 1 जीरो, 2 जीरो, 2 जीरो नहीं, 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, 4 जीरो बढ़ा देते हैं, तो 4 जीरो हमने बढ़ा दिया, और बटे में क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे, 7। अब इससे हम भाग डालेंगे, तो भाग डालें कि डायरेक्ट लिख दें, बताइए। तो भाग करने तो आपको आता ही होगा ना, तो भाग आप कर लीजिएगा। अगर इसमें जब आप भाग डालेंगे तो आपको मिल जाएगा 11 31 42, ठीक है, 11 31 42, ठीक है, 8.57 इतना ही मिलेगा, ठीक है, इतना मिल जाएगा जब भाग डालेंगे। और ये जो हमने निकाला शेष बचे हुए पानी का आयतन, ठीक है, शेष बचे हुए पानी का आयतन हमने निकाला। आयतन किस में होता है जी, आयतन जो होता है क्यूब में होता है, बट हमने किस में निकाला, सेंटीमीटर में निकाला है, क्योंकि सब कुछ इसमें यूनिट इसका सेंटीमीटर था, तो हमने सेंटीमीटर क्यूब निकाला किसका, ये शेष बचे हुए पानी का आयतन, तो सेंटीमीटर क्यूब है, इसको जो है मीटर क्यूब में बदल लीजिए, ठीक है। यहाँ तक भी आंसर सही है, बट इसको मीटर क्यूब में बदल लेंगे तो बेहतर होगा। तो हम आपको एक समझा देते हैं ताकि कभी भूलिएगा मत, जब हम कभी भी, ठीक है, समझिएगा यहाँ पर, जब हम कभी भी सेंटीमीटर क्यूब को, सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलते हैं, किसमें, मीटर में बदलते हैं, तो हमको 100 से भाग देना पड़ता है, सही है। तब सेंटीमीटर को जब हम मीटर में बदलते हैं तो 100 से भाग देना पड़ता है। अगर हम सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलें, समझिएगा, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलें तो हमको किससे भाग देना पड़ेगा, 100 क्यूब से भाग देना पड़ेगा। मतलब 100 गुणे 100 गुणे 100 से भाग देना, यानी 3 बार 100 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 2 जीरो, फिर 2 जीरो, फिर 2 जीरो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख से भाग देना पड़ेगा भाई साहब, एक के बाद 6 जीरो, 10 लाख से भाग देना पड़ेगा। कब, जब सेंटीमीटर क्यूब को हम मीटर क्यूब में बदलेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, 10 लाख से भाग दे देते हैं, किसमें, 11 31 42, ठीक है, 8.57 सेंटीमीटर क्यूब नहीं, अब हम मीटर क्यूब रखेंगे, क्योंकि हमने 10 लाख से भाग डाल दिया, 6 जीरो है ना, 5 जीरो लिख दें, 6 जीरो। अब हम लिखेंगे मीटर क्यूब, सही है। अब देखिए, अब कैसे, दशमलव के इन दोनों अंकों को छोड़ दीजिए, क्योंकि दशमलव के बाद है। अब कितना जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो, ये दशमलव को छोड़ के, ये सब छोड़ के, दशमलव के उधर के अंकों को छोड़कर इधर 1 2 3 4 5 6, सॉरी, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर दशमलव लगेगा, सही है। यानी 1.131 बटे में 1 बचेगा, उसको लिखिए या मत लिखिए, मीटर क्यूब, ठीक है,
मीटर क्यूब मिलेगा। और आगे और लिखना चाहते 3 अंक बहुत होता है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन था और आप सबने सीख भी लिए होंगे। क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आया है ना कि नहीं आया है, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 को आप देख सकते हैं, बहुत बेहतर क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्व करिए, अपने से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट एक बार जो है हम बता देते हैं, क्योंकि आप लोग तो परेशान हो जाते हैं सर आपने सॉल्व नहीं कराया। क्या देखिए, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के, ठीक है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, ठीक है, जिसकी लंबाई मतलब गर्दन की लंबाई क्या है, 8 सेंटीमीटर और व्यास उसका 2 सेंटीमीटर है, जबकि बेलनाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। यह मानते हुए उपरोक्त उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई इक्वल टू 3.14 है। मतलब आपको बताना है कि बच्चे ने जो मापा है क्या सही है या गलत, ठीक है, ये हमको जांच करके बताना है, ठीक है। क्या बच्चे ने सही बिल्कुल बताया है या गलत बता दिया है, ठीक है। 345 सेंटीमीटर क्यूब उसका आयतन बताया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार जब हम चित्र को बनाएंगे ना तो वैसे ही आप सब समझ जाएंगे, ठीक है। एक बार फिर पढ़ेंगे हम क्वेश्चन को जिस तरीके से हमने लिखा है और क्या करते हैं इसके अकॉर्डिंग जो है चित्र को बनाते हैं। एक गोलाकार कांच का बर्तन है, एक गोलाकार कांच का बर्तन है, समझिएगा, एक गोलाकार, इसमें इसका गर्दन भी है, ऐसा नहीं है गर्दन नहीं है, कह रहा है कि एक गोलाकार हमने एक कांच का बर्तन बना लिया, समझिएगा, ठीक है। हमने एक गोलाकार कांच का बर्तन बना लिया और कह रहा है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार का गर्दन है। इसका जो आकार है बेलन का आकार का, इसमें इसका भाई साहब गर्दन है, ये कांच का बर्तन हो गया, इसका बेलन का आकार का हम क्या बना दिए, गर्दन बना दिए। बेलन का आकार का हम इसका गर्दन बना दिए। मतलब जैसे एक गांव में चलता नहीं है हमारे, जैसे आपके गांव, अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो बेहतर है, समझते होंगे, घैली कहते हैं उसको, ठीक है। बिल्कुल ऐसा नीचे जो है गोलाकार रहता है और ऊपर जो है ये बेलन के आकार की उसकी गर्दन रहता है, सही है, देखे होंगे आप सब। अब देखिए क्या कर रहा है, बेलन के आकार का गर्दन है जिसकी लंबाई, इस बेलन की लंबाई, इस लंबाई की बात कर रहा है जिसको हम एच से डिनोट करेंगे। बेलन की लंबाई क्या दिया हुआ, 8 सेंटीमीटर, हमने लिख दिया 8 सेंटीमीटर। अब देखिए, और व्यास 2 सेंटीमीटर, व्यास पूरा पूरा होता है और त्रिज्या हमको काम रहता, व्यास तो रहता नहीं। आर इक्वल टू क्या होगा, व्यास अगर 2 है तो त्रिज्या कितना होगा, 1 सेंटीमीटर होगा भाई साहब, उसका आधा ही होता है, ठीक है। अब देखिए, जबकि गोलाकार भाग का व्यास, गोलाकार भाग का व्यास, गोलाकार भाग का व्यास यही होता है, गोलाकार भाग का व्यास, व्यास अगर आपका दिया है कितना, 8.5 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर व्यास है, जिसको यहाँ पर लिख दीजिए व्यास, ठीक है। व्यास 8.5 सेंटीमीटर है तो आर इक्वल टू, मतलब त्रिज्या क्या होगा भाई साहब, 8.5 का आधा होता है और 8.5 का आधा क्या होता है, 4। आर इक्वल टू मतलब क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू 4.25, ठीक है। मतलब इसकी त्रिज्या, जो गोले की त्रिज्या हमारा मिला क्या, 4.25 मिला। इसमें भरे जा सकने वाली पानी का मात्रा माप करने, सॉरी, इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए अब बच्चे सही कहा है कि गलत किया है, कहा है, बस यही करना और पाई का मान 3.14 लेना। बहुत ही आसान क्वेश्चन। हम क्या करेंगे, गोले के आयतन को और क्या करेंगे, बेलन के आयतन को जोड़ लेंगे, उस बर्तन का आयतन पता चल जाएगा बहुत ही आसानी से। तो हमको जो लिखना है, जो हमने प्राप्त किया, इसको तो हम लिख लें, बेहतर रहेगा हमारे लिए, ताकि सॉल्व कर रहे हैं हम गोले की त्रिज्या, गोले की
हम लिख देते हैं त्रिज्या, जिसको हम आर से डिनोट करेंगे। आर से डिनोट करेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें दो आर है, इस बेलन का भी आर है और इसमें भी आर है, और दोनों का अलग अलग मान है। अगर एक ही मान रहता तो बेहतर होता। हम यानी गोले के आयतन को कैपिटल आर से मान लें। क्या गोले के आयतन को जो है कैपिटल आर से हम मान लेते हैं, कैपिटल आर से। क्या मान लिए? गोले के आर को हम कैपिटल आर से मान लिए। गोले के क्या मिला है हमारा? 4.25। ठीक है, सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर में है जी ना। हाँ बिल्कुल सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। इसके बाद बेलन की ऊंचाई या बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या को हम स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं। 1 सेंटीमीटर है तो हम 1 सेंटीमीटर लिख दिए। और बेलन की ऊंचाई भी का काम है, बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई का काम है ना, बिल्कुल है ऊंचाई, जिसको हम एच से डिनोट कर रहे हैं। एच, एच इक्वल टू क्या भाई साहब? बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। यहाँ से हमको पता है 8 सेंटीमीटर। अब बहुत ही आसानी से हम बर्तन के आयतन को ज्ञात कर लेते हैं। बर्तन, ठीक है, बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? गोले का आयतन, गोले का आयतन प्लस में जोड़ना है बेलन के आयतन को, बेलन का आयतन। अगर हम जोड़ लेंगे तो इस बर्तन का आयतन ज्ञात हो जाएगा। और गोले के आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3। ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा है? 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर, आर कैपिटल लेंगे क्योंकि कैपिटल आर हमने माना है, इसको कैपिटल आर लिए हैं। कैपिटल आर क्यूब है ना, आर क्यूब होता है, आर क्यूब कर दिए हम। और प्लस में बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच। सही है, इसका हम आर जो है स्मॉल आर माने थे, किसका? बेलन के आयतन का। सही है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कॉमन देखेंगे तो पाई इसमें, पाई इसमें, हमने पाई को कॉमन ले लिया। बचा आपका क्या? 4/3 बचा हुआ है और ये आर क्यूब बचा हुआ है। तो 4/3, अब आर क्यूब इधर बचा हुआ है तो आर क्यूब का हम मान रख दे, बेहतर रहेगा। ठीक है, गुड़े में करेंगे, गुड़े। आर क्यूब का आर का मान क्या है? 4.25 है। सही है, तो हम रख देते हैं 4.25 गुड़े में, क्यूब है ना, तो फिर 4.25 गुड़े में 4.25। हम क्यों 3 बार लिखे? क्योंकि क्यूब था। अब प्लस है तो हम प्लस का चिन्ह रखते हैं। सही है, आर क्यू, आर स्क्वायर है, आर का मान क्या है? इसका 1 है, इसका आर का मान 1 है। अगर 1 का हम स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा, यानी 1 गुड़े में एच का मान 8 सेंटीमीटर, तो हम 8 से गुड़ा कर दिए। गुड़े में 8 रहेगा ना। सही है, कोई दिक्कत आप सबको नहीं ना। पाई का मान 3.14 हम रख लेते हैं। 3.14 रखने के लिए कहा था। पाई का मान 22/7 तो रख नहीं सकते हैं। ठीक है, आप गुड़ा कर लीजिए। कुछ कट भी रहा है क्या? कुछ कट तो नहीं रहा, आप गुड़ा कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो गुड़ा करेंगे जब आपको क्या मिलता है, देखिए गुड़ा कर सकते हैं। जब आप गुड़ा करेंगे 3.14 इसका, किसका? ये आप पहले आप 4/3 को रहने दीजिए। गुड़े में जब 4.25 4.25 का गुड़ा करेंगे तो आपको 76.76, ठीक है। उसके बाद 5625 मिलेगा। ठीक है, प्लस में, प्लस 1 का गुणा अगर 8 में करेंगे तो 8 मिल जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखिए यहाँ से आपको 3.14, अब इसका गुणा कर लीजिए आपस में, किसका? जब इसका आपस में गुणा करेंगे, किसका? 4 से जब आप गुणा करेंगे, इसका 4 से गुणा करने के बाद 3 से आप भाग डाल दीजिएगा। ठीक है, 4 से गुणा करने के बाद क्या करेंगे? 3 से भाग डाल देंगे और जो मिलेगा उसको हम 8 से जोड़ देंगे। सही है, तो गुणा कर सकते हैं। टाइम बहुत ज़्यादा लेट होगा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। क्या मिलेगा आपका? जब आप इसको गुणा करेंगे, इसको 4 को और 76.76525 को जब गुणा करेंगे, किससे? 4 से, सॉरी, इससे जब गुणा करेंगे और जो मिलेगा हम 3 से भाग डालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा 102, ठीक है, 3541, ठीक है, 3541
उसके बाद 6 7 यही मिलेगा, ठीक है। और प्लस में 8 है तो प्लस में हम 8 कर देते हैं। अब इसके बाद इधर सॉल्व कर ले, नहीं अभी बाद में करेंगे। 3.14, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए। जब आप इसको यहाँ पर इंटू का निशान यहाँ पर इंटू करते हैं, इसको टोटल आप जब जोड़ेंगे तो 8 है ये 408, अब 410 हो जाएगा, सही 110 हो जाएगा, सॉरी 102 था और 8 को जोड़ेंगे 110 हो जाएगा। 110 दशमलव में यही रहेगा, यानी 3 है कि 2 है, 3 है कि 2 है जी, 3 ही है। 3 5 4 1 6 7 ही रहेगा, सही है, यही रहेगा। तो आप देखिए जब इसका आपस में गुणा करेंगे तो आपको देखिए क्या मिल जाएगा। जब इसका आपस में आप गुणा करेंगे तो आपको 346.51 मिलेगा। कितना मिलेगा? 346.51 हमने निकाला। बर्तन का आयतन मतलब सेंटीमीटर क्यूब में रहेगा, सेंटीमीटर क्यूब, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे अतः बच्चे, अच्छा अतः उस, यहाँ लिखेंगे अतः उस बच्चे का उत्तर सही नहीं है, ठीक है। अतः उस बच्चे का उत्तर सही नहीं है, इतना लिखना भी अनिवार्य है, ठीक है। अब लिखेंगे सही उत्तर क्या? सही उत्तर 3.46.51 है सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। समझ में आया? बिल्कुल बेहतर से समझ गए होंगे, हमें आशा है आप सबको समझ में आ गया होगा। अब आएंगे हम सब क्वेश्चन नंबर 11 पर, और 12.2 का टोटल क्वेश्चन इसी के साथ समाप्त हो जाएगा, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर ये आपका 10 था, 11 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 को आप देख सकते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। और प्रश्नावली 12.2 का लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद जो आपका स्टार्ट होगा वो होगा स्टार्ट चैप्टर 13, ठीक है। और चैप्टर 13 आप पढ़ सकते हैं। और बहुविकल्पी और जो है आपका विविध प्रश्नावली हम पहले से ही कहते हैं अपने से कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें जरूरी नहीं है, बेहतर क्वेश्चन है बट कर लीजिएगा। अगर नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप सबने कर लिया। सांख्यिकी क्या करेंगे? सांख्यिकी करेंगे चैप्टर 13 में। देखते हैं कितना है, चलिए बाद में देखेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 एक ठोस शंकु के आकार का है। भाई साहब एक ठोस है जो शंकु के आकार का है, जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान है तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई अनुपात ज्ञात कीजिए। तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत बेहतर क्वेश्चन है बट बहुत डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि इसमें कुछ दिया ही नहीं है बेहतर से। तो फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, देखते हैं किस तरीके से सॉल्व। इसमें लगता है मानकर करना पड़ेगा कुछ। नहीं नहीं नहीं, मानना नहीं पड़ेगा। इसमें कहा है कि बराबर है, बट फिर पढ़ते हैं। एक ठोस शंकु के आकार का है, तो हम एक ठोस बना लेते हैं। कुछ शंकु का आकार इसी आकार का होता है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। एक हमने ठोस बनाया शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर, भाई साहब मतलब जितना त्रिज्या इसका उतना त्रिज्या इसका भी है, ठीक है। एक समान कह रहा है ना, क्या एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो, यानी कह रहा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और इस शंकु का वक्र पृष्ठ जो है समान हो तो शंकु की त्रिज्या कुछ यही होगी और इसकी भी त्रिज्या यही है अर्धगोले का, बस बट उसका काम नहीं। और ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई आपकी ये होगी, ठीक है। ये शंकु की त्रिज्या हो गया। शंकु की त्रिज्या को हम मान लेते हैं r और शंकु की ऊंचाई को हम मान लेते हैं h, समझिए। का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात करना है तो पहले हम इसी को लिख लेते हैं। शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या तो आपकी r ही होगी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना, उत्तर लिखेंगे हल, उत्तर क्या हल लिखते हैं इसमें,
ठीक है। माना माना शंकु तथा अर्धगोले ठीक है कि त्रिज्या, भाई साहब त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं कि त्रिज्या हमको आर से डिनोट नहीं करते, आर मानना ही है, ठीक है। त्रिज्या इक्वल टू हमने मान लिया आर, सही है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद तथा शंकु की ऊंचाई हम मान लेते हैं एच, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रश्नानुसार प्रश्न कुछ कह रहा है, प्रश्नानुसार प्रश्न क्या, प्रश्ना गलत लिख दिए, कितना गलती करते हैं। प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार प्रश्न क्या क्या कह रहा है भाई साहब, देखिएगा। कह रहा है कि यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, हम लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बराबर है, कह रहा समान है ना, किसके समान, शंकु के वक्र पृष्ठ के, शंकु का वक्र पृष्ठ, ये तो बहुत बड़ी बात है, समान है ना, कह दिया, बराबर कर दिए। अब अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ दोनों का फॉर्मूला लगा दीजिए। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्र, वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है जी, 2πr², 2πr², यही होता है ना इसका। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ ही कहा, क्षेत्रफल नहीं कहा है। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका फॉर्मूला πr/l होता है, तो πr/l होता है। कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, हमको अनुपात में ही ज्ञात करना है ना, किसका किसका अनुपात ज्ञात करना है, हमें त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना है इस शंकु के। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ज्ञात हो जाएगा बहुत ही आसानी से। देखिए कैसे ज्ञात होता है, देखिए पाई से जो है पाई हट जाएगा, बराबर की इधर बराबर की इधर, पाई से कट गया। यहाँ पर 2 आर है, यहाँ पर एक आर से एक आर कट गया। अब यहाँ पर एक ही आर बचा, मतलब 2, यहाँ 2 और यहाँ एक आर, मतलब 2 आर बचा हुआ है, इक्वल टू यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यल बचा हुआ है, ठीक है। और यल क्या भाई साहब होता है, यल जो है तिर्यक ऊंचाई यही होता है। और यल निकालने के लिए फॉर्मूला हम आप सबको बताए हैं, यल इक्वल टू फॉर्मूला होता है √में h² प्लस में r²। बताए थे कि नहीं बताए थे, भूल गए तो बताइए, नहीं ना भूले हैं, इस फॉर्मूला को बताएं, यहाँ पर रख दीजिए बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पर 2r है इक्वल टू, इसके जगह क्या रहेगा, h² √में h² प्लस में r²। काम पड़ा ना यहाँ पर इसका, बिल्कुल बेहतर से। हम क्या करते, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, दोनों वैसे तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्यों किए, क्योंकि ये √में था, इसको √से हमको बाहर निकालना है। तो इसका वर्ग जब करेंगे तो ये 4π हो जाएगा, 4πr। इस देखिए 2πr का हम वर्ग किए इक्वल टू, इसका वर्ग किए √में h² प्लस r² का, ठीक है। अब देखिए इसका वर्ग कर दिए, ठीक है, इसका वर्ग किए 4πr² हो गया इक्वल टू, इसका वर्ग किए तो h² प्लस r², ये √, हट जाएगा इसका, सही है ना। इसके बाद देखिए यहाँ से करते हैं, तो अब देखिए 4πr² इक्वल टू, और ये r² है, r² इधर लाते हैं, प्लस में था इधर आएगा तो माइनस में, अभी ये बराबर नहीं, माइनस में r², अब इक्वल टू करते हैं h², सही है, ये उधर का है, ठीक है, समझिएगा। अब देखिए 4 यहाँ पर बराबर कर लें क्या, नहीं बराबर तो यहाँ पर है ना। देखिए 4r² में से r² घटाएंगे, यानी 3r² बचेगा इक्वल टू h²। अब देखिए अब क्या करना है भाई साहब, हम इस h² को इधर लाते हैं, बात को समझिए, h² को इधर लाते हैं, ठीक है। अगर इसके गुणे में देखिए, अगर 3 है तो इसके गुणे में कुछ नहीं, मतलब 1 है, इसके गुणे में इसके सामने होता है, मतलब इधर भी कर लें तो कोई दिक्कत नहीं। इसके गुणे में 1 है, इसके गुणे में 3 है, तो अगर हम h² को किसके अनुपात में कहा था, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, यानी त्रिज्या r है, इसको हम इधर लाते हैं, ठीक है। किसको इधर लाए जी,
आर को हम इधर लाए ना, नहीं एच को हम इधर लाए, सही है ना, एच को हम इधर लाते हैं। त्रिज्या आपका अंश में रहेगा ना, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात पूछा था, तो आपका त्रिज्या अंश में रहेगा। एच स्क्वायर को इधर लाएंगे तो इधर है आर स्क्वायर एच स्क्वायर, इधर एक में गुणे में हम समझ लीजिए, कुछ नहीं था, एक गुणे में हमने लिख दिया, कुछ नहीं होता मतलब एक से गुणा तो होता होगा, कोई भी संख्या रहे लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। एच स्क्वायर इधर आएगा, बटे में एच स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और 3 को जब आप उधर बेचेंगे तो इधर है आपका 1 और बटे में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये आर स्क्वायर एच स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं आर बटे एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/3 लिख सकते हैं। और इसका स्क्वायर जैसे ही आप हटाएंगे, पहले ही बताए थे आर बटे में एच इक्वल टू, जब भी किसी का स्क्वायर हटता है तो बराबर की उधर की संख्या अंडर रूट में चला जाती है, अंडर रूट में चली गई, सही है ना। अब देखिए अंडर रूट में जब चली गई तो आपका क्या मिल जाएगा, आर बटे में एच इक्वल टू, एक का वर्गमूल निकालेंगे तो एक निकल जाएगा, ठीक है, बटे में अंडर रूट 3 का वर्गमूल कभी नहीं निकलता, अंडर रूट 3, यानी जो आर अनुपाते एच जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, आर अनुपात यानी त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात, आर अनुपात एक अनुपात अंडर रूट 3 का 1 अंडर रूट 3 मिलेगा, और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। और उत्तरमाला में एक बार देख लें, बिल्कुल सही हमने बिल्कुल सही किया है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 अंडर रूट 3 है क्वेश्चन नंबर 11 में। और ये जो है इसी के साथ जो है 12 पॉइंट समाप्त हो गया, ठीक है। बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर 12.13 करवाइए, 14 करवाइए, सब होगा भाई साहब, कितना परेशान है आप सब बताइएगा। 2-2 4-4 क्वेश्चन एक दिन में करेंगे तब भी खत्म हो जाएगा, अभी 2-3 महीना टाइम है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉरी हम अवतार क्वेश्चन बैंक का, नहीं तो लगेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खोज खोज कर करने, अब बेहतर तैयारी ही नहीं हो पाएगी। अवतार क्वेश्चन बैंक के मैथ का कर लीजिए, और अवतार क्वेश्चन बैंक उसका कर लीजिए, क्या बोलते हैं, विज्ञान का कर लीजिए, ठीक है। अगर इन दोनों को कर लिए ना तो सबसे बेहतर तैयारी आपकी हो गई, 100 में 100% हम कह दिए, ठीक ना। और पहले से ही हम कहते हैं कि हम तैयारी करवाएंगे, बट कुछ बच्चों ने सपोर्ट नहीं किया, और कुछ दिक्कतों के कारण जो है इस समय से स्टार्ट करना पड़ गया, क्योंकि अब हमको सपोर्ट मिला है, ग्रुप में बच्चे जुड़े हैं, तो हमको कुछ ना कुछ सपोर्ट मिला है इससे, ठीक है। और सपोर्ट मिला तभी आप सबके लिए इतना कुछ कर पा रहे हैं, नहीं तो कुछ शायद नहीं हो पाता, ठीक है। तो वही मात्र आप सब थोड़ा थोड़ा अगर सपोर्ट करेंगे तब भी हमारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो जाएगा, आप सबके लिए बहुत कुछ कर देंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम चैप्टर 13 पे मिलेंगे, ठीक है।